नमस्कार। लाख टके का सवाल यह है कि पिछले 10 साल से विपक्ष का कोई विमर्श चल क्यों नहीं रहा। विपक्ष और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसका और उसके नेता राहुल गांधी का उठाया हुआ कोई मुद्दा जनता के बीच में रेजोनेट क्यों नहीं करता। क्यों वो मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा नहीं बनता, या क्यों वो मुद्दा वर्तमान सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का, या वर्तमान सरकार की आलोचना का, या निंदा का, या वर्तमान सरकार के विरुद्ध असंतोष का कारण क्यों नहीं बनता। हमने देखा है पिछले 75 सालों में विपक्षी दलों द्वारा अलग अलग समय पर उठाए गए मुद्दों का जनता में किस तरह से असर होता रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं विपक्षी दल जो भी मुद्दा उठाते हैं वो जनता के बीच में पहुंचते पहुंचते उसकी हवा निकल जाती है। कारण क्या है? दो मुख्य कारण है। एक, इन मुद्दों के पीछे सत्य और तथ्य दोनों का अभाव होता है। अब मैं ताज़ा घटनाक्रम की बात करता हूं। राहुल गांधी, आपको याद होगा, दुनिया भर में घूमकर ये बोलते हैं और देश के अंदर भी बोलते हैं, संसद में भी बोलते हैं, संसद के बाहर भी बोलते हैं कि इस देश में जनतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार। विपक्ष का जो है गला घोटा जा रहा है, बोलने की आज़ादी नहीं है, लोगों को जो है अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है। इस तरह के तमाम आरोप, और ये सरकार अधिनायकवादी है और इस देश में अधिनायकवाद लाना चाहती है, डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। इस तरह के तमाम आरोप विपक्षी दल लगाते हैं। खास तौर से राहुल गांधी बहुत ज़्यादा बोलते हैं इस पर, और उनके विदेशी दौरों पर इस तरह की बातें और ज़्यादा होती हैं। एक समय तो उन्होंने लंदन में जो है ये अपील की थी कि दुनिया के बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को भारत की मदद करना चाहिए या भारत में दखल देना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए। भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। अभी भी जो लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का मुख्य मुद्दा जो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को हराना है क्योंकि देश में डेमोक्रेसी को बचाना है। बड़ी अच्छी बात है, अगर डेमोक्रेसी खतरे में है और उसको बचाने के लिए विपक्ष कोशिश करता है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इसके पीछे कोई तथ्य या सत्य है क्या? सवाल इस बात का है। लोगों को क्यों इस बात पर भरोसा नहीं होता? भरोसा तब नहीं होता, सत्य और तथ्य की तो बात मैंने की, एक तीसरी चीज़ भी है, वो है जब आप डबल स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, जब आप दोगलेपन का पालन करते हैं, जब आप एक ही तरह के मुद्दे पर अलग अलग, या बल्कि जो है उससे भी बुरे मुद्दे पर आपका रवैया अलग होता है, दूसरे मुद्दे पर अलग होता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता के नाते, विपक्षी दल के नाते, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ज़रूर लगाना चाहिए और ज़रूर लगाइए, लेकिन अपनी बात तो इस तरह से कम कहिए कि लोगों को भरोसा हो सके। भारत में जनतंत्र खत्म हो रहा है कि नहीं, इस पर राय जनता की 2024 के लोकसभा चुनाव में आएगी। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, अतीत और इतिहास को छोड़ दें, पिछले 3 साल से जो कुछ हो रहा है, 2021 के विधानसभा चुनाव से जिस तरह की हिंसा का तांडव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उस पर ये डेमोक्रेसी बचाने वाली जो ब्रिगेड है वो चुप क्यों है? और ताज़ा घटना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों पर जानलेवा हमला, सीआरपीएफ के जवानों पर हमला। ये मॉबोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है? ये जो डेमोक्रेसी बचाने की गुहार लगाते हैं उनको इसका जवाब खोजना पड़ेगा, इसका जवाब उनको तलाशना पड़ेगा कि ये मॉबोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है। ये अगर डेमोक्रेसी है तो किस तरह की डेमोक्रेसी है? क्या पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों को किसी जांच का अधिकार नहीं है? क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई केंद्रीय जांच एजेंसी किसी भ्रष्टाचार के आरोपी के यहाँ जाएगी पूछताछ करने, तलाशी लेने, तो उस पर भीड़ से हमला कराया जाएगा, उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद उन्हीं पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा कि उन्होंने लोगों को भड़काया, उकसाया। कोई जांच एजेंसी दुनिया में कि जब भी अपनी
ड्यूटी करने जाती है तो किसी को भड़काती उकसाती नहीं है, और ईडी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं मानती, उनकी सरकार ऐसा नहीं मानती। उन्होंने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। वैसे इससे पहले भी वो ईडी के अधिकारियों और सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुकी हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर चुकी हैं। वो हाई कोर्ट के दखल से, हस्तक्षेप से ईडी और सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तारी से बचे। इस मामले में भी यही हो रहा है। उनका एक मंत्री है जो जेल में है, वो राशन वितरण घोटाले में, और उस राशन वितरण घोटाले में ज्योति प्रिय मलिक जो उनका मंत्री है वो जेल में है, और उसका करीबी, उसके यहाँ जो है ईडी की टीम जो है छापा मारने गई थी, तलाशी लेने गई थी, उस पर हमला, और उसके बाद 2 दिन बाद फिर ईडी की टीम पर हमला। और बात सिर्फ इतने की नहीं है कि हमला हुआ, इससे ज़्यादा चिंता की बात है कि उसका समर्थन राज्य सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रही है, सत्तारूढ़ दल कर रहा है। ये जो मॉबोक्रेसी चल रही है ये सत्तारूढ़ दल के समर्थन से चल रहा है, और उस पर बाकी विपक्षी दलों की चुप्पी उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है। आपकी बात का असर इसीलिए नहीं होता, आपके मुद्दों का असर इसीलिए नहीं होता कि पश्चिम बंगाल में मॉबोक्रेसी को आप डेमोक्रेसी बताएंगे, और डेमोक्रेसी को आप मॉबोक्रेसी या डिक्टेटरशिप बताने की कोशिश करेंगे तो कौन मानेगा। तो पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, अगर विपक्षी दल उस पर मौन साधे रहेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख, उनकी विश्वसनीयता जनता की नज़र में और ज़्यादा गिरने वाली है। जनता से अगर आज आप जनता की राय जानना चाहें तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो ये न चाहता हो कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन विपक्षी दलों की ओर से ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा। ममता बनर्जी जो कुछ पश्चिम बंगाल में जो 2021 में उन्होंने किया, और अब जो हुआ है ईडी के अधिकारियों के साथ और सीआरपीएफ के जवानों के साथ, उस पर भी विपक्ष की चुप्पी, उस पर भी विपक्ष का जो रवैया है, एक तरह से ममता बनर्जी का समर्थन करने वाला या मौन समर्थन करने वाला, दोनों तरह से ये चिंताजनक बात है कि अगर आप इस तरह की घटनाओं का समर्थन करेंगे तो आप निश्चित रूप से अराजकता को आमंत्रित कर रहे हैं। यानी आप अराजकता को इस देश की सामान्य व्यवस्था बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, और ये कोई असामान्य बात भी नहीं है। उनको उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता से बाहर जा रही है, और उनका गठबंधन जो है सत्ता में आ रहा है। तो उनका गठबंधन सत्ता में आएगा तो क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर इसी तरह से हमले होते रहेंगे? ये सवाल विपक्ष को अपने आप से पूछना चाहिए। इस सवाल पर भी अगर आप मौन साधे रहेंगे तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये आप नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, सीआरपीएफ का, इनका नुकसान नहीं कर रहे हैं। इनके अधिकारी जो कुछ कर रहे थे वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, जो उनकी संवैधानिक ड्यूटी है उसका पालन कर रहे थे, जो कानूनी ड्यूटी है उसका पालन कर रहे थे। और उनके साथ इस तरह का व्यवहार, इसको किसी तरह से क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। ये हर दृष्टि से, हर लिहाज से अक्षम्य अपराध है। इसकी जिन लोगों ने ये किया है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस देश की अदालत को भी देखना चाहिए, जो सर्वोच्च अदालत है उसको भी देखना चाहिए कि क्या इस तरह की घटनाओं को होने दिया जाना चाहिए, क्या इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साधे रखना चाहिए, क्या इस तरह की घटनाएं सामान्य बात हैं, क्या इस तरह की घटनाओं का समर्थन किया जाएगा? क्योंकि अगर आप विरोध में नहीं खड़े होते, आप इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, तो इसका मतलब आपकी मौन स्वीकृति है कि ऐसा होना चाहिए। तो विपक्ष के साथ समस्या सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी की है, विश्वसनीयता की है कि आप मॉबोक्रेसी के मुद्दे पर अगर आप चुप रहेंगे तो आप डेमोक्रेसी की बचाने की बात करेंगे तो कौन सुनेगा आपकी बात। इसीलिए विपक्ष की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह है जो किसी को सुनाई नहीं देती, और विपक्ष को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय उससे होता हुआ तब तक लगता रहेगा जब तक वो अपने रवैये में सुधार नहीं करता।
इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।